हेलो दोस्तों, आज ये हमारी तीसरी क्लास है। इसके पहले हम तत्वों द्वारा यौगिकों का निर्माण करना भली प्रकार सीख चुके हैं। आज कुछ तत्व और या कुछ यौगिकों को एक साथ मिलाने पर उनकी अभिक्रिया करा करके उत्पाद का निर्माण किया जाएगा। ये धीरे धीरे सीखने की प्रक्रिया होगी और आज के वीडियो की समाप्ति के बाद हम सीधे अपने सिलेबस पे आ जाएंगे। तो आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसे हम कहें पोटेशियम को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराना है, तो आप पोटेशियम को के लिखेंगे। ये जो आयंस लिखें, ये आपको आयंस नहीं लिखना है, ये सिर्फ समझाने की एक प्रक्रिया है। तो ये पोटेशियम हो गया और यहाँ पे कॉपर सल्फेट का फार्मूला CuSO4 हुआ। तो पोटेशियम को कॉपर सल्फेट के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो अब हम जानते हैं जो धनात्मक तत्व है वो धनात्मक से धनात्मक यानी कॉपर से Cu कभी नहीं होगा। ये धनात्मक ऋणात्मक से अभिक्रिया कराएगा, अर्थात ये पोटेशियम सल्फेट का निर्माण होगा और ये कॉपर अलग हो जाएगा। तो पोटेशियम सल्फेट में क्या K और SO4 लिख देंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पोटेशियम में एक धनात्मक आयन होता है, सल्फेट में 2 ऋणात्मक आयन होता है, इसलिए 1 और 2 लिखेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में बताए थे, ये K2SO4 का निर्माण करेगा। तो यानी कि पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला हो गया यहाँ पे K2SO4 प्लस, और यहाँ पे अब ये K2SO4 हो गया और यहाँ पे कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है। अब आपने एक चीज़ है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा होगा कि ये इन्हें क्या कहते, जो जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये पोटेशियम है इसमें, ठीक है, और यहाँ इसमें कॉपर सल्फेट रखा हुआ है। हम इन दोनों को मिक्स कराते हैं तो उत्पाद के तौर पर यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट और कॉपर का निर्माण, कॉपर अलग हो गया, पोटेशियम सल्फेट यहाँ बनता है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, जिन जिन चीज़ों को मिलाया जाता है, जिनका रिएक्शन कराया जाता है, उन्हें अभिकारक कहते हैं, अभिकारक। और जो हमें उत्पाद के तौर पर प्राप्त हुआ है, जिसके रासायनिक संगठन भिन्न होते हैं, रासायनिक गुण भिन्न होंगे मूल तत्वों से, उसको कहेंगे उत्पाद। ठीक है। तो यानी कि यहाँ अभिकारक के तौर पर पोटेशियम और कॉपर सल्फेट को मिलाया गया है और उत्पाद के तौर पर पोटेशियम सल्फेट और कॉपर का निर्माण हुआ है। ठीक है। और एक अगला एग्जाम्पल लेने से पहले एक चीज़ जान लें कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि अभिकारक जितने भी मिल जाएंगे, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या उतनी ही होनी चाहिए। जैसे यहाँ एक पोटेशियम था और यहाँ पे पोटेशियम, जब पोटेशियम को सल्फेट के साथ रखा गया, यहाँ भी यही सब ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ये पोटेशियम है और इसको सल्फेट के साथ रहना है, तो पोटेशियम एक ही इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, जबकि यहाँ पे सल्फेट को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे सल्फेट को 2 चाहिए, इसलिए पोटेशियम एक और होना चाहिए। या फिर हम ऐसे करें 1 लिख दें, इसका 2 लिख करके K2SO4, तो यानी पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला K2SO4 होगा। तो अब यहाँ पे पोटेशियम तो 2 हो गया, जबकि यहाँ पे पोटेशियम के परमाणुओं की संख्या 1 ही है, इसलिए इधर 2 हो गया तो इधर भी 2 करने के लिए हमको ऐसे लिखना होगा। बाकी तो संतुलित है और इसी को कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। हालांकि अभी हमें संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी हम सिर्फ रासायनिक अभिक्रियाओं को धीरे धीरे सीख रहे हैं कि कैसे किया जाए। जैसे एक बार फिर से पोटेशियम ले लीजिए, पोटेशियम लिया हमने और हमको रिएक्शन किससे कराना, मैग्नीशियम क्लोराइड से। तो यहाँ पे पहले हिंदी में लिख दे रहे हैं, पोटेशियम की अभिक्रिया मैग्नीशियम क्लोराइड से कराना है। अब आपको इसको बहुत ध्यान से समझना है। मैग्नीशियम क्लोराइड, अब देखिए इसका रिएक्शन कैसे होता है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा, मैग्नीशियम तो हम जानते हैं कि मैग्नीशियम को Mg से लिखते हैं और क्लोराइड को Cl से। मैग्नीशियम में 2 धनात्मक आयन होता है, इसमें 1, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, MgCl2 हो जाएगा। तो इसलिए मैग्नीशियम क्लोराइड को MgCl2 लिखते हैं और यहाँ पे रिएक्शन पोटेशियम का जब मैग्नीशियम क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो ये धनात्मक आयन होता है, जबकि ये 2 धनात्मक और ये 1 ऋणात्मक। क्लोरीन में 1 ही ऋणात्मक आयन होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा। तो अब देखो पोटेशियम जो कोई धनात्मक ऋणात्मक के साथ रहता है, इसलिए KCl का निर्माण होगा, पोटेशियम क्लोराइड। अब आप ये मत सोच लेना कि पोटेशियम है तो K यहाँ पे Cl2 लिखा है तो हम इसको KCl2 लिख दें। अगर ऐसा लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पोटेशियम में 1 ही धनात्मक आयन होता है, जबकि क्लोराइड में 1 ऋणात्मक आयन होगा। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पोटेशियम को अगर क्लोराइड के साथ रहना, क्लोरीन के साथ, तो KCl से ही काम चल जाएगा, क्योंकि 1 होगा तो 1 लगता ही नहीं है तिर्यक, तो इसका मतलब KCl इसका फार्मूला हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे फिर यहाँ पे Cl तो 2 है, तो इससे हमसे मतलब नहीं होता। हमको जब किसी भी तत्व का दूसरे तत्व से रिएक्शन कराते हैं तो जो आयन एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, उसी के आधार पर हमें अणुसूत्र लिखना होता है। तो पोटेशियम क्लोराइड का हो जाएगा फार्मूला KCl और ये मैग्नीशियम अलग हो जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ हम देखेंगे, जैसा कि हम पिछली बार बता चुके हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या समान होती है। यहाँ पे पोटेशियम 1 है, यहाँ पे भी 1 है, जबकि यहाँ क्लोरीन कितना है, 2 है, जबकि यहाँ पे 1 है। तो हम इसके पीछे हमेशा कभी भी संतुलित करने के लिए हमेशा पीछे की तरफ डिजिट अप्लाई होती है। तो यहाँ पे KCl में क्या होगा, पोटेशियम भी 2 हो गया और क्लोरीन 2 हो गया। यहाँ पे क्लोरीन को 2 करने के चक्कर में पोटेशियम 2 हो गया, तो इसलिए हम यहाँ पोटेशियम को भी 2 कर देंगे। इस तरह से ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त हो जाएगी। एक बार फिर से देखते हैं। अब मैग्नीशियम को जिंक सल्फेट से रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम, तीसरी अभिक्रिया देख लिया जाए। मैग्नीशियम प्लस जिंक सल्फेट, ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि अब आपको ये अभिक्रिया आराम से समझ में आ गई होगी, स्वयं भी करने का प्रयास कर रहे होंगे। मैग्नीशियम को आप Mg लिखेंगे और जिंक सल्फेट को ZnSO4। अब ZnSO4 ऐसा हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि जिंक में 2 धनात्मक आयन होता है जबकि सल्फेट में 2 ऋणात्मक आयन होता है। तो आयन को आना बेहद आवश्यक होता है। जब तक आयन नहीं आएगा तब तक आप अभिक्रियाओं को संतुलित करना, लिखना भली प्रकार नहीं सीख सकेंगे। ये कैंसिल हुआ तो 1 1, तो 1 तो आएगा नहीं, तो इसलिए ZnSO4 हो जाएगा, जैसे कि हमने लिखा। अब यहाँ पे आपको तुरंत समझ में आ गया होगा कि अब यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट का निर्माण होने वाला है, जबकि जिंक अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट का फार्मूला क्या होगा, तो मैग्नीशियम में 2 धनात्मक आयन होते हैं जबकि सल्फेट में 2 ऋणात्मक आयन होते हैं। दोनों कट जाएंगे तो MgSO4 का निर्माण होगा यहाँ पे, और जिंक अलग हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त हो गया, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तत्व का ना तो किसी भी तरफ ज़्यादा या कम नहीं है। ठीक, उसी प्रकार हम आगे देख लेते हैं और कुछ अभिक्रियाओं के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे, जैसे हम कहें कैल्शियम को मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, MgCl2। अब MgCl2 ही क्यों लिखें, क्योंकि मैग्नीशियम में 2 धनात्मक आयन होते हैं और क्लोरीन में 1 ऋणात्मक आयन होता है, इसलिए 1 और 2 जब लिखेंगे तो MgCl2 का निर्माण हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं इधर। तो यहाँ पे कैल्शियम, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये 2 धनात्मक आयन होता है, ये दो धनात्मक ये, 1 ऋणात्मक ये। तो कैल्शियम का जब क्लोराइड से रिएक्शन होगा तो ये 2 धनात्मक है, 1 ऋणात्मक होता है। तो यहाँ में यानी इसका मतलब ये हुआ कि कैल्शियम में 2 धनात्मक आयन और क्लोरीन में 1, तो यहाँ पे CaCl2 का निर्माण होगा, यानी कि CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला होगा, जबकि मैग्नीशियम यहाँ पे अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या तत्व वास्तव में अभिकारकों की संख्या में अभिकारक में तत्व जो हैं उसमें परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में जो तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या समान है। कैल्शियम 1 है, यहाँ पे भी 1 है। क्लोरीन यहाँ पे Cl2 2 है, यहाँ पे भी Cl 2 है, बिल्कुल सही। मैग्नीशियम ये, इसका मतलब ये हुआ यह अभिक्रिया सही है। अब एक और अभिक्रिया देख लेते हैं इसी क्रम में। जैसे हम ले लेते हैं सोडियम का फार्मूला Na होता है। अगर हम सोडियम का रिएक्शन मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तब देखिए क्या हमें प्राप्त होता है। मैग्नीशियम का Mg में 2 धनात्मक होता है, इधर 2 ऋणात्मक होता है, कार्बोनेट में CO3, तो MgCO3 हो गया। अब इसका रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, सभी को पता चल गया होगा। लेकिन ये 1 धनात्मक होता है, यहाँ पे 2 धनात्मक 2 ऋणात्मक, तो NaCO3 तो होगा नहीं सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला। तो यहाँ पे क्या होगा, Na लिखेंगे और 1 धनात्मक, CO3 में 2 ऋणात्मक, तो 2 और 1, तो यहाँ पे क्या फार्मूला बन जाएगा, Na2CO3 हो जाएगा। तो Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला हुआ और यहाँ पे Mg अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाएगा क्या ये रिएक्शन सही है। तो देखो ये रिएक्शन तो पूरा सही है, बैलेंस करना, क्योंकि यहाँ पे सोडियम के परमाणु 2 हैं जबकि इधर सोडियम 1 ही है। तो इसको भी 2 करने के लिए ऐसे लिखेंगे और इस तरह से ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण तैयार हो जाएगा। हालांकि अभी इसमें बहुत सारी, अभी इसमें इनके भौतिक गुण वो लिखना चाहिए कि ठोस है, ये गैस है, ये द्रव अवस्था में है, तो वो तो अभी बाद में सीखेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ समीकरणों को लिखना और भली प्रकार से समझना सीख रहे हैं। अब देखिए जैसे कि अभी हम इधर क्या ले रहे हैं, एक तत्व लेकर के हमने बताया, एक तत्व है और इधर यौगिक के टर्म में है, जैसे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये यौगिक है। ठीक है, एक से अधिक तत्वों को मिला करके निश्चित अनुपात में यौगिक का निर्माण
किया जाता है। ये तत्व है सिंगल सिंगल, अभी हमने जितने भी पढ़ा है इधर तत्व हमेशा अकेले रहे हैं और इधर यौगिक के साथ था। तो ये तत्व जा करके उस यौगिक के जो ऋणात्मक तत्व है उसके साथ अभिक्रिया करा करके उत्पाद का निर्माण किया है, और जबकि ये जो धनात्मक तत्व अलग हो गया था। अब हम थोड़ा सा देखते हैं और अच्छे बड़ी अभिक्रियाओं को, दोनों तरफ यौगिकों को लेकर के देख लेते हैं। जैसे छठवां अभिक्रिया हम लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं पोटेशियम सल्फेट। ध्यान से समझिएगा, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, और इधर हम लिख लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब इस अभिक्रिया को संपन्न कराने की कोशिश करते हैं। देखिए अब इसको समझते हैं हम। मैं पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, पोटेशियम को देखो K से लिखते हैं, सल्फेट को SO4 से लिखते हैं। लेकिन तो ऐसा तो नहीं कि KSO4 लिख देंगे, क्योंकि एक धनात्मक होता है इसमें दो ऋणात्मक होता है। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, K2SO4। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं K2SO4। ऋणात्मक और धनात्मक आयन की जानकारी निश्चित रूप से होनी चाहिए, इसलिए आपको कह रहे हैं कि अब इसको एकदम रट लीजिए। जितने हमने पहली वीडियो में बता दिए थे, और उतना अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका 99% केमिस्ट्री आसान हो जाएगी। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा, Mg में दो धनात्मक आयन होते हैं जबकि क्लोराइड में एक। तो यहाँ पे 2 1 लिखेंगे तो इसका मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला MgCl2 होगा, जैसे कि हमने बताया भी था। अब यहाँ पे अभिक्रिया करानी है। तो देखिए ये धनात्मक है, पोटेशियम सल्फेट ऋणात्मक था, ये धनात्मक था और ये ऋणात्मक था। तो इसमें क्या होगा, जब दोनों तरफ यहाँ पे यौगिक है, यहाँ पे भी यौगिक है, तो जब यौगिक होते तो इसका धनात्मक इसके ऋणात्मक के साथ अभिक्रिया करता है और इसका धनात्मक इसके ऋणात्मक के साथ अभिक्रिया करता है। कहने का मतलब ये धनात्मक जो पोटेशियम है वो क्लोराइड के साथ हो जाएगा, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण होगा KCl, क्योंकि ये एक धनात्मक एक ऋणात्मक था तो KCl हो जाएगा। और यहाँ पे जो सल्फेट है वो मैग्नीशियम के साथ चला जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट। ध्यान से यहाँ समझने वाली बात यह है, क्या ये सही है। देखो पोटेशियम में एक धनात्मक है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पोटेशियम एक धनात्मक आयन होता है जबकि यहाँ पे क्लोराइड में एक ऋणात्मक आयन होता है। तो एक एक तो कटेगा, तो KCl बिल्कुल सही है। और मैग्नीशियम सल्फेट में देखेंगे तो Mg में दो धनात्मक आयन होता है जबकि सल्फेट में दो ऋणात्मक आयन होता है। तो यानी कि ये दो दो कट जाएगा, तो यहाँ पे भी MgSO4 सही है। बस इसमें संतुलित करना ये है कि इसमें पोटेशियम 2 था, यहाँ पे पोटेशियम अकेला है, यहाँ पे क्लोरीन 2 था, यहाँ पे अकेला है, इसलिए इसके पीछे 2 लगा देंगे। अब देखो अकारकों में परमाणुओं की संख्या और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या समान हो गई है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये अभिक्रिया संतुलित हो गई। इस तरह से संतुलित रासायनिक समीकरणों को लिखना आ जाएगा। आप फिर से यहाँ समझा दें एक बार। देखिए यहाँ पे पोटेशियम और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन किया गया, इसमें आपने पोटेशियम लिखा, यहाँ पे कॉपर सल्फेट को CuSO4 लिखा। पोटेशियम यह धनात्मक ऋणात्मक के साथ जाएगा, इसलिए पोटेशियम सल्फेट का निर्माण होता है और कॉपर अलग हो जाता है। उसके बाद पोटेशियम और मैग्नीशियम क्लोराइड का रिएक्शन हमने कराया, तो पोटेशियम हमने लिखा और मैग्नीशियम सल्फेट को MgCl2। और यहाँ पे ये फिर एक बार पुनः ये तत्व और इस यौगिक के साथ रिएक्शन करेगा, तो इसके ऋणात्मक के साथ जाएगा तो पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण करेगा और मैग्नीशियम अलग हो जाएगा। यहाँ पे मैग्नीशियम और जिंक सल्फेट का रिएक्शन कराया गया था, जिसमें मैग्नीशियम को आपने Mg लिखा और जिंक सल्फेट को ZnSO4। तो यहाँ पे एक बार फिर से ये तत्व इस यौगिक के ऋणात्मक से सल्फेट के साथ एकजुट बनाएगा और यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट का निर्माण करेगा, जबकि जिंक अलग हो जाएगा। उसी तरह कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड का रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम अलग हो जाएगा। फिर हमने सोडियम और मैग्नीशियम क्लोराइड का रिएक्शन कराया था, जिसमें सोडियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम का अलग हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे हमने दोनों तरफ यौगिक लिया, पोटेशियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ पे देखो इस धनात्मक इसके ऋणात्मक के साथ जाएगा, अर्थात पोटेशियम क्लोराइड, इधर ये धनात्मक इसके ऋणात्मक के साथ जाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट का निर्माण किया और आयंस के साथ हम सही तरीके से देख लेंगे कि किस तरह से शुद्ध तौर पर यौगिकों का अणुसूत्र लिखा जाएगा, और दोनों तरफ थोड़ा सा समझ करके बैलेंस कर लेते हैं, और ये बहुत ही आसान चैप्टर होता है, ठीक है। हम 1-2 एग्जाम्पल और आपको बता देते हैं, उसके बाद कल से रेगुलर वे में हम एक तरफ से रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाओं को क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। चलिए एक दूसरा पेज हमने खोला यहाँ पे, और इसके बारे में भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए अब हम कुछ और बता देते, जैसे
कुछ अम्ल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इन अम्ल में जैसे कुछ प्रबल अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल, थोड़ा सा नीचे कर, दिखाई नहीं दे रहा होगा, हाँ, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल की जानकारी, हालांकि अम्ल एक अपना एक चैप्टर है, लेकिन हम थोड़ा सा इसलिए जानेंगे क्योंकि अभिक्रियाओं के लिहाज से इनको समझना बेहद आवश्यक है। प्रबल अम्ल तीन, मुख्य रूप से चार होते हैं, लेकिन तीन को हम अभिक्रियाओं में सम्मिलित करते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला HCl होता है, HCl। और सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या लिखते हैं, ये हमेशा दिमाग में यानी कंठस्थ होना चाहिए, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। और यहाँ पे एक होता है HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। एक कार्बोनिक अम्ल भी होता है HNO3, ठीक है। एक कार्बोनिक अम्ल भी होता है जो कि प्रबल अम्ल के अंतर्गत आता है, लेकिन उसकी प्रकृति दुर्बल होती है, इसलिए वो अभिक्रियाओं में प्रयोग में नहीं ली जाती है। मुख्यतः हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 का प्रयोग में लाया जाता है। जैसे कुछ अभिक्रियाएं इनके साथ भी देख लेते हैं। जैसे हमने सोडियम लिया Na, और यहाँ पे कोई भी एक अभिक्रिया, कोई भी एक अम्ल ले लेते हैं, मान लीजिए HCl आपने लिया, तो सोडियम को सल्फ्यूरिक यहाँ पे लिख देते हैं सोडियम, और इधर लिख लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जब सोडियम का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करिए, एक धनात्मक होता है, ये एक धनात्मक और ये एक ऋणात्मक, तो हमेशा सोडियम ये धनात्मक ऋणात्मक के साथ जाएगा, तो इसलिए NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का निर्माण करेगा और H अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे NaCl तो बिल्कुल सही है, H अकेले नहीं होगा। अब एक बात और जान ले छोटी सी, यहाँ पे समझने की बात, जितनी भी गैसें होती हैं वो अपने अणु के फॉर्म में होती हैं। जैसे गैसें कि जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कभी O नहीं लिख सकते, जब ये स्वतंत्र रूप में रहता है O2 अणु के फॉर्म में होता है। गैस, हाइड्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन को कभी भी H नहीं लिख सकते हैं, हमेशा H2 लिखा जाएगा। उसी तरह नाइट्रोजन कभी N नहीं लिखेंगे, हमेशा N2 के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। उसी तरह हीलियम गैस है, तो हीलियम तो रुकिए अभी बताते हैं। जैसे और भी बहुत सारी गैसें, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन को Cl नहीं लिख सकते, हमेशा क्लोरीन को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ गैसें हैं जिन्हें अधातु कहते हैं, ठीक है। तो इनको आणविक फॉर्म में लिखा जाता है, इसलिए देखो NaCl है, तो यहाँ पे NaCl तो लिख दिया हमने, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हम देखेंगे, हाइड्रोजन अकेले हो गया तो ये गलत हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये गैस है। अब इसको हम शुद्ध करने के लिए क्या करेंगे, देखो सोडियम का हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन हुआ तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण हुआ, हाइड्रोजन अलग हो गया, हाइड्रोजन स्वतंत्र रूप से अणु फॉर्म में रहेगा, इसलिए H2 हमने लिखा। और इसको इस इधर 2 है तो इधर भी हमको 2 करने के लिए पीछे 2 लगाना पड़ा, इसलिए हाइड्रोजन तो 2 हो गया, यहाँ पे क्लोरीन भी 2 हो जाएगा, तो इसलिए हमको यहाँ पे संतुलित करने के लिए, ताकि दोनों तरफ बराबर हो जाए, ऐसा लिखना पड़ जाएगा। जबकि इधर सोडियम भी 2 हो जाएगा तो पीछे यहाँ पे Na पे 2 कर देंगे, तो और इस तरह से एक संतुलित अभिक्रिया प्राप्त हो जाएगी। अब इसी तरह देखें, अभी हमने सोडियम का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन करा है, अब हम सोडियम को एक दूसरे एसिड, अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। अब हम इसी सोडियम का सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन कराते हैं और समझते हैं कि किस क्या उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे सोडियम लेते हैं और इधर लिख लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, और बहुत केमिस्ट्री बहुत ही आसान होती है। यही शुरुआत की जो 2-3 क्लास है, इसको आप बार बार देख लीजिए 2-3 बार, निश्चित रूप से आपको केमिस्ट्री एकदम आसान लगेगी। सोडियम को लोग डायरेक्टली चैप्टर पे आ जाते हैं, इसलिए अधिकांश बच्चों को समस्याएं रहती हैं इन अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करने में और उनको संतुलित करने में। आप इनको धीरे धीरे ही सही, लगातार आप प्रयास करते रहें, निश्चित रूप से आपकी केमिस्ट्री एकदम शानदार हो जाएगी। जैसे यहाँ पे सोडियम लिखा हुआ है, सोडियम को Na लिखेंगे और यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4। देखते हैं यहाँ पे क्या निर्माण होने वाला है। हमें पहले ही पता चल गया धनात्मक है तो सल्फेट के साथ जाएगा। सोडियम सल्फेट का फार्मूला NaSO4 तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि सोडियम में 1 धनात्मक आयन होता है, सल्फेट में 2 ऋणात्मक आयन होता है, और इसका फार्मूला होगा Na2SO4,
ठीक है। और ये हाइड्रोजन में H2 है, ये अलग हो जाएगा। इस बार हाइड्रोजन ऑलरेडी यहाँ पे दो अणु फॉर्म में है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दिक्कत ये आ गया सोडियम में, सोडियम यहाँ क्योंकि सोडियम को जब सल्फेट के साथ रहना है तो हमेशा सोडियम 2 होना ही चाहिए, जैसे कि हम लोग यहाँ देख लिए हैं। तो इसलिए इस सोडियम को 2 करने के लिए यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, इस तरह से हम एक चीज़ यहाँ, तो यहाँ बन गया। अब एक और बचा नाइट्रिक अम्ल HNO3, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा HNO3। एक बार फिर से सोडियम ही तत्व ले लेते हैं और इसके साथ HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं। जब सोडियम के साथ नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन कराएंगे तो NaNO3 का निर्माण हो जाएगा, यानी सोडियम नाइट्रेट का, और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी गैस के फॉर्म में। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सोडियम में एक धनात्मक होता है, नाइट्रेट में एक ऋणात्मक आयन होता है, इसलिए NaNO3 का निर्माण होगा। हाइड्रोजन अकेले अणु फॉर्म में रहेगा, इसलिए हमको यहाँ पे 2 करना होगा। इसको 2 करने से NO3 2 हो गया, इसलिए NO3 को 2 करने के लिए हम सोडियम भी 2 हो जाएगा, इसलिए इधर 2 कर दे। इस तरह से सोडियम नाइट्रेट का निर्माण हो गया। इस तरह से आपने देखा कि अभिक्रियाएं कितनी आसान और सरल हैं। हम कुछ अभिक्रियाएं दे रहे हैं, इसको आप घर में ज़रूर प्रयास करिएगा। तो यहाँ पे हमने कुछ देखिए कुछ प्रश्न लिखे हैं, इनको आपको हल करके अगले वीडियो में हमको बताना है, कमेंट करिएगा, वरना हम डिस्कस करेंगे इस पर। पोटेशियम का रिएक्शन बेरियम सल्फेट से कराना, बेरियम सल्फेट Ba भी लिखा जाता है ना, बेरियम सल्फेट का BaSO4, आप उसमें से देख लीजिएगा पहली क्लास से। कैल्शियम का यहाँ पे जिंक से कार्बोनेट, और यहाँ पे मैग्नीशियम का एल्युमिनियम क्लोराइड से रिएक्शन कराना है। ये इधर अभिकारक हैं सब, और उधर उत्पाद के तौर पर आपको उत्तर लाना है और हमें बताना है। इसको संतुलित करने की भी कोशिश करिएगा। आज की क्लास बस इतनी ही, अगले नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।